I was fortunate enough to be part of SACAC, where I got this opportunity to be a faculty of Hindustani classical music in this course, audio engineering and music production course. So जो मेरे को जो सही लगा और जो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है और इट्स वेरी imperative फॉर एनी प्रोड्यूसर इन द करंट टाइम्स टू हैव हिज ओन स्टाइल और डिस्कवर हिज ओन पोटेंशियल एंड व्हाट आई हैव फेल्ट इज़ कि जो भी आज के टाइम में अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर म्यूज़िक स्टाइल से इंस्पायर्ड हैं और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो थ्रू स्टाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो. सो एट द सेम टाइम क्योंकि इतने सारे जॉनर्स और स्टाइल्स हैं, सो बड़ा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट डिफरेंट स्टाइल्स और जॉनर्स को अप्रिशिएट करना सीखें, उनको अंडरस्टैंड करना सीखें. सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की जब बात हुई इस कोर्स के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आप इंट्रोड्यूस कराएं, और वही मेरा पर्पस था कि भाई रागदारी क्या है, ताल सिस्टम क्या है, और वेरियस कॉम्पोजिशन स्टाइल्स क्या होते हैं, चाहे वो ख्याल है, चाहे ध्रुपद है, चाहे ठुमरी है, एंड इम्प्रोवाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. और इससे मुझे लगा कि दो हेल्प हो रही हैं. एक तो उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, और थ्रू लर्निंग दीज कॉम्पोजिशंस एंड थ्रू लर्निंग सरगम और अलंकार, उसकी वजह से कॉम्पोजिशन और काउंटर मेलोडीज़ बनाने में आपको हेल्प होती है. काफ़ी लास्ट कुछ ईयर से हम लोगों का फोकस ये था कि स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं उनका स्किल भी डेवलप होना चाहिए, उनकी ईयर ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक एग्जैक्टली उसी पे काम करता है, ईयर ट्रेनिंग पे फोकस करता है. एंड एट द सेम टाइम उनका एप्लीकेशन कि आप हिंदुस्तानी म्यूज़िक को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी फ्यूचर प्रोडक्शंस में. और मेरे ख्याल से वो ऑनेस्टली तभी हो सकता है जब आप किसी पर्टिकुलर राग में उसकी आरो अवरो, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझें एंड उसको एक इंटरैक्टिव तरीके से डिस्कस कर सकें, ओपन तरीके से आप समझ सकें कि राग में ये चीज़ लग रही है या ये प्रोग्रेशन है तो वो क्यों लग रहा है, उसका ऐसा क्या फीलिंग है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा क्यों है कि सेम स्वरों के दो राग हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि वो एक ही राग क्यों नहीं है. तो राग के मूड से आपको एक तरीके से नोट्स के एक्सप्रेशंस समझना ईजियर हो जाता है, और आप उसको जब आप कंपोज कर रहे हो कोई मेलोडीज़ या, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, आपको इंस्पिरेशन आती है, जो मुझे लगता है कि जो उनकी प्रोडक्शंस में और जो उनके गानों में मुझे दिखने लगी. सो काफ़ी कुछ समय से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हों जिसके थ्रू आप जो आपने सीखा है आप उसमें मेलोडीज़ कंपोज करें, और विद इन द राग, विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द राग आप कोशिश करें. एंड जो भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जो सेलेक्ट होती है मेलोडीज़, उसके अंदर प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और उनको रिकॉर्ड करा जाता है, जिससे दो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं. एक तो आप एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर आप कंपोज करने की आपको आदत पड़ती है, और स्पेशली मेलोडीज़ कंपोज करने की आपको आदत पड़ती है, जिससे काउंटर मेलोडीज़ बनाना आसान होता है. एंड आपका जो ऑडियो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है कि आपको रियल टाइम आर्टिस्ट को रिकॉर्ड करना, चाहे वो तबला प्लेयर है, चाहे वो फ्लूट प्लेयर है, चाहे सितार प्लेयर है, उस वजह से उनका क्लिक की तरफ क्या अप्रोच है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए कि जब वो आपकी मेलोडी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका एक्सप्रेशन क्या है, और क्या वो अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या ओवरऑल कॉम्पोजिशंस में वो बेहतरी ला रहा है, तो क्या फ्रीडम देनी चाहिए आर्टिस्ट को, नहीं देनी चाहिए. इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इस इंस्टीट्यूट की, क्योंकि मैं कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ SACAC से, कि पहली चीज़ तो ये है कि जो इनकी एक बेसिक पॉलिसी है कि स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ऐसा क्या बेहतर से बेहतर कर सकता है जिससे उसको आने वाले समय में अपने करियर में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल फेस ना करना पड़े, एटलीस्ट प्रोफेशनली वाइज. कि चाहे वो रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस हो या आर्टिस्ट से डील करने का एक्सपीरियंस हो, वो मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज़ लगी. और एक जो फैकल्टी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑर्डिनेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपको फैकल्टी से किस प्रकार उसका बेस्ट अचीव करना है. और मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि एवरी ईयर व्हाट आई हैव सीन और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि एवरी ईयर द रिसोर्सेज और बढ़ाने की कोशिश होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इक्विपमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश होती है कि जिससे स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट किया जा सके और उनको बेहतर से बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा सके, जो कि बहुत ही रेयर है. और स्पेशली इस तरह के कोर्सेज़ में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि
every year or every 6 months there is a new software, there is a need for equipment. So इवन द करंट फैकल्टी को भी, हम लोगों को भी हर साल कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, हर साल एक थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है. सो उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या लास्ट टाइम क्या सही नहीं था, क्या इस बार सही किया जा सकता है. तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत बेहतर लगी, और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स. सकैक से पास आउट कई स्टूडेंट्स जो फील्ड में भी काम कर रहे हैं. सो we as a faculty members and people in the performing circuit, we had the certain occasions जब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या कोई और परफॉर्म कर रहे हैं, and we have seen them work. जो कि मुझे पर्सनली, जो मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके वहाँ चाहे लाइव साउंड कर रहे हों या स्टूडियोज़ में काम कर रहे हों, वो जनरली दे आर वेरी एम्पैथेटिक towards the artist or toward the musicians they are catering to. Ideal student for this course मुझे लगता है कि no matter how talented he is as a musician और उसने कितना सीखा है और नहीं सीखा है, वो अलग बातें हैं. वो ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन हर किसी की अपनी जर्नी अलग होती है. बट अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स अगर मैं देखूं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो सीखने की कांस्टेंट चाहत होनी चाहिए. देयर हैज़ टू बी कांस्टेंट क्यूरियोसिटी टू लर्न एंड बिना सोचे ये कि ये चीज़ मेरे फ्यूचर में काम आएगी कि नहीं आएगी. ये सोचना कि मान लीजिए कि अरे यार मुझे तो लाइव साउंड इंजीनियर बनना है, तो प्रॉबेबली स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. या तो ये एक अनकॉन्शियस जो हमारे दिमाग में जो वॉल्स बन जाती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स है आपका. तो और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश कर रहा है आपको विद ऑनेस्टी, दे आर ओपनिंग अप एवरीथिंग एंड सेइंग कि अच्छा आप ये एक्सपीरियंस लीजिए, आप ये एक्सपीरियंस लीजिए, आप ये एक्सपीरियंस लीजिए. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में कोई अनकॉन्शियस वॉल्स मत क्रिएट करिए कि मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये नहीं लेना चाहता. कि अच्छा यार मैंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखा है, तो क्या वेस्टर्न म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट मुझे सीखने चाहिए? नहीं. सो इस तरह की कोई वॉल्स क्रिएट मत करिए. तो इससे क्या होगा कि एज ए प्रोड्यूसर यू हैव टू बी, एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो मैंने देखा है, जिन लोगों के साथ काम किया है, बड़ी ओपन एंडेड सी अप्रोच होती है. ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टाइल. मान लीजिए कोई गिटार प्लेयर है, बहुत अच्छा गिटार प्लेयर है, तो ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी प्रकार से किसी रिफ के अराउंड सोच सकता है, किसी कॉर्ड प्रोग्रेशन के अराउंड सोचेगा. बट अगर उसने बहुत अच्छा कहीं पियानो सुना है या किसी अच्छे हिंदुस्तानी वोकलिस्ट को सुना है या उसके साथ काम किया है, सो व्हेन ही विल बी रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट फ्रॉम द सेम जॉनर, सो ही विल हैव मोर आइडियाज़ टू सजेस्ट टू हिम और हर.